हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव विविधता का ह्रास कैसे होता है, जैव विविधता में कमी कैसे आती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कमी कैसे होगी। अब बात आती है कि यह कमी हो रही है तो ये तो कंफर्म है कि किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करेगी। तो बात ये आती है कि हमें अगर कमी हो रही है तो विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और इन समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम क्या कर ले, उनका संरक्षण कर ले। तो बात आती है, आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। ठीक है। अब जैव विविधता के संरक्षण के बारे का मतलब क्या हो गया कि संरक्षण का मतलब होता है कि रक्षा करना। क्या मतलब होता है? रक्षा करना। रक्षा करना का मतलब क्या कि जितना है उनमें सुधार करना या अच्छा बनाए रखना, सुधार करना या फिर उसे अच्छा बनाए रखना। ठीक है। अब क्या है कि जैव विविधता को खत्म करने के, ह्रास करने के अलग अलग तरीके हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से जैव विविधता हमारा ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि इन कमी होने वाले कारणों को हटाना है ताकि हम क्या कर सके, जैव विविधता को संरक्षण कर सके। बात यह आती है कि संरक्षण अब करना चाहे तो करेंगे, लेकिन बात आती है कि संरक्षण करना जरूरी क्यों है। संरक्षण करने के कोई ना कोई तो कारण होंगे। मान लीजिए कि आपके पास, अगर मान लीजिए कि आपके घर में अगर अलग अलग प्रकार के पौधे अपने आसपास लगाए हुए हैं, मान लीजिए कि 50 पौधे लगाए हुए अपने आसपास में। कितने पौधे लगाए आपने? 50 पौधे लगाए हैं। अब 50 पौधे जो होंगे, ये 50 पौधों से आपको अलग अलग रूप में फायदा होता होगा। ये 50 पौधे होंगे, इन पौधों से आपका अलग अलग फायदा होता होगा। हो सकता है इनमें से कुछ फायदे पौधे होंगे जो आपको फूल देते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको फल प्राप्ति होते होंगे, कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनसे सब्जियों का काम चलता होगा, कुछ ऐसे पौधे भी होंगे जिनसे अनाज वाले काम में भी मदद मिलती होगी। तो कहने का मतलब अलग अलग रूप में आप क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगी कि इनमें से अगर किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के पौधे की अगर कमी आ जाए, किसी भी रूप में इसमें हड़ास आ जाए, कमी आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगी, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं आप पे, आपके संतुलन पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, आपके क्षेत्र में जो ठंडा आवरण पारिस्थितिकी बिल्कुल कूल कूल रहता था उसमें अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, स्वच्छ वातावरण में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप अपने आसपास सिर्फ 50 पौधे को लगाए हैं, उन 50 पौधों से आपको इतना ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आपको अनुभव हो। तो जरा सोचिए कि इस धरातल पर जितना ज्यादा आपका क्या है, पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों में अगर कमी आने लगे तो उस कंडीशन में कितना ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मतलब बहुत ज्यादा समस्या बढ़ेगी। मतलब क्या कि संरक्षण करने के हमें बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है जिन समस्याओं से बचने के लिए हम संरक्षण करना चाहते हैं। तो चलिए एक एक करके वो कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें जैव विविधताओं को संरक्षण करने की जरूरत पड़ती क्यों है, हम रक्षा क्यों करेंगे। अलग अलग प्रकार के जीव है, अलग अलग प्रकार के जंतु है। मान लीजिए कि बाघी है, हम बाघ का संरक्षण क्यों देंगे, जानते बहुत खतरनाक है, क्यों संरक्षण देंगे? तो बात यह आती कि संरक्षण की कोई ना कोई वजह तो रहा होगा। अब देखिए, संरक्षण देने के पीछे उसका रीजन हो जाता है कि अगर बाघ की संख्या में कमी आ जाएगी तो कहने का मतलब जो शाकाहारी जीव है उनकी संख्या वृद्धि करेगी, क्योंकि उन शाकाहारी जीवों को खा रहा है और खा के पूरे को बैलेंस बना के रख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आहार श्रृंखला में कमी आ जाएगी, आहार श्रृंखला में समस्या उत्पन्न होगी। अगर हम बात करें कि जैव विविधता के संरक्षण के कारणों की अगर डिस्कस करें हम लोग,
तो संरक्षण के कारण में एक नंबर सीधा हमें ये मिलेगा, पहला कारण हमें ये देखने को मिलेगा कि यह क्या करेगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखेगा, पारिस्थितिकी संतुलन बना के रखेगा। अब पारिस्थितिकी संतुलन बना के रखने का मतलब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला आती है, आहार श्रृंखला आती है, ठीक है, आहार जाल आते हैं। इन सभी को बरकरार रखने के लिए, इन सब में संतुलन बनाए रखने के लिए, इन सभी में क्या बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको जैव विविधता के संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं तो क्या है कि पारिस्थितिकी संतुलन मतलब आहार श्रृंखला हो गया, आहार जाल हो गया, इन सभी में संतुलन चाहिए। अगर ये संतुलन नहीं बनेगा, मान लीजिए कि आहार श्रृंखला में संतुलन बिगड़ता है, अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा कि अगर बाघ की संरक्षण हम कर रहे हैं, अगर बाघ का संरक्षण करना हम छोड़ दें, बाघ की संख्या में लगातार गिरावट आने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आगे वाला जो शाकाहारी जीव है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, शाकाहारी जीव क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। और जब शाकाहारी जीव बढ़ेगा तो कंफर्म है कि इनका प्रभाव पेड़ पौधों पे पड़ेगा, पेड़ पौधों की संख्या में कमी आ जाएगी, और पेड़ पौधों की संख्या में कमी आ जाएगी तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनके बीच में जो संतुलन था तो वह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि बाघ का संरक्षण करना हमें इसलिए जरूरी है ताकि यह संतुलन बना रहे, अर्थात क्या, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए जितना ज्यादा जितना जैव विविधता है उन जैव विविधताओं को हमें बरकरार रखना पड़ेगा, उनकी श्रृंखलाओं को बरकरार रखना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि डायरेक्ट ही हमें बेनिफिट हो, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट वाले पार्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, वायुमंडल, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। तो पहला रीजन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर दूसरे की बात की जाए तो क्या करना है, इसमें जो संकटग्रस्त होंगे और आपके जितने भी संकटग्रस्त मतलब जो दुर्लभ प्रजाति हो गए, जिनकी प्रजाति नष्ट हो रही है, उन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी ध्यान हमें करने में मदद मिलेगी। अगर हम जैव विविधता की संरक्षण करेंगे तो दूसरे नंबर जो संकटग्रस्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, या फिर जो प्रजाति क्या बन गई है, दुर्लभ प्रजाति बन गई है, दुर्लभ प्रजाति, ठीक है, ये दुर्लभ प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजाति के लिए क्या हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा क्या, कि इन प्रजाति की वजह से आपको थोड़ा संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। अब संकटग्रस्त प्रजाति की जानकारी आपको प्राप्त होगी कब, जब आप उनका संरक्षण करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि संकटग्रस्त प्रजाति, जो प्रजाति आपकी बिल्कुल विलुप्त हो रही है, तो उनकी प्रजाति पुनः क्या हो जाएगी, पुनः अपनी अवस्था में आने लगेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बाघ की बात कर रहे थे, तो बाघ की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, हमने दूसरे प्रदेश से क्या कर लिए, बाघ को मंगवाए, अपने वनों में रखे, और अपने वनों को सुरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए अलग अलग उपाय किए। तो इनसे क्या हो गया कि बाघ की प्रजाति जो विलुप्त होने वाली थी, इन संरक्षण के कारण बच सकती है। मतलब जो प्रजातियां हमारे पास खत्म होने के कगार पे है, कुछ क्षेत्रों में ही है, दुर्लभ प्रजाति बन गए हैं, उन प्रजाति को भी हम रोक सकते हैं, अच्छा बरकरार रख सकते हैं, किनके माध्यम से, संरक्षण के माध्यम से। तो जैव विविधता के संरक्षण के दूसरा रीजन ये है कि संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि संकटग्रस्त प्रजाति को या दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सके। अगर तीसरे की बात, ठीक है, तो एक जीन पूल बनाने के लिए, तीसरा की बात करेंगे तो जीव पूल बनाने के लिए हमें जरूरी है संरक्षण करना। क्या करने के लिए, जीव पूल बनाने के लिए, मतलब जीवों के बीच में आपसी तालमेल, जीवों के बीच में आपसी तालमेल बनाने के लिए, आपसी तालमेल बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप क्या करें, जैव विविधता का संरक्षण करें, ताकि जीव जो होंगे आपस में तालमेल बना के रखें। ठीक है, अगर तालमेल आपस में नहीं बनेगा, मतलब सामंजस्य नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जरा को सोच के देखिए ना कि एक क्षेत्र में आपके मानव या जीव जंतु की संख्या ज्यादा हो, लेकिन उन क्षेत्रों में पेड़ पौधों की संख्या कम हो, तो प्रदूषण ज्यादा फैलेगी, और प्रदूषण की वजह से
उन क्षेत्र में रहने वाले जीवों को अलग अलग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये समस्या होगी, अर्थात कि जीव पूल को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए हमें संरक्षण करना जरूरी है। अगर चौथे नंबर की बात करें तो कहता है कि मानव के लिए, अर्थात कि मानव संसाधन की बरकरार रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। चौथे नंबर की बात करें तो मानव संसाधन के लिए जरूरी है। अब मानव संसाधन के लिए जरूरी का मतलब क्या? मानव को जो संसाधन चाहिए, जिन पे निर्भरता है मानव की, जैसे मान लीजिए कि हमें रहने के लिए, हमें खाने के लिए, जीने के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंडेंस होता है ना जी। तो पेड़ पौधों पे जो डिपेंडेंसी है, अगर हम उसे नष्ट कर दें, ठीक है, तो मानव संसाधन के लिए, अर्थात कि मानव हित के लिए जो संसाधन होंगे, उस मानव हित के संसाधनों को बनाए रखने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है? कि जैव विविधता का हम संरक्षण करें। क्लियर है आप लोग को? अगर ये चार बातें आपको क्लियर हो गई तो पांचवी बात अगर हम क्लियर करना चाहे, अगर पांचवी फैक्ट क्लियर करना चाहे, तो पांचवा फैक्ट हमारा क्या क्लियर होगा? कि पांचवा फैक्ट क्लियर ये होगा कि इन सभी के अलावा पर्यावरण के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए भी जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। मतलब क्या? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। और ये पर्यावरण के संतुलन के लिए भी जैव विविधता का संरक्षण क्या है? आवश्यक है। तो आशा फ्रेंड्स ये पांच बातें क्लियर हो गई होगी कि जैव विविधता का संरक्षण आपके लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि जब संरक्षण करेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बना के रखेंगे, आहार श्रृंखला, आहार जाल, इन सभी चीजों में श्रृंखलाएं बनी रहेगी, इनमें संतुलन बना रखेगा। दूसरी बात है कि इनसे क्या होगी कि संकटग्रस्त जितनी प्रजातियां हैं या जो प्रजातियां मतलब विलुप्त होने वाली है, उन प्रजातियों को पुनः उसकी स्थिति में लाने के लिए मतलब उन्हें संरक्षण हम दे सकते हैं। उसके बाद तीसरी नंबर, जीव पुल जो बनाते हैं हम लोग, यानी कि दो जीवों के बीच में या पूरी जैव विविधता के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या? मानव संसाधन की बात करेंगे तो मानव संसाधन की बात करने के लिए कि मानव संसाधन, मानव हित के लिए जितने संसाधन की आवश्यकता है, मानव हित के संसाधनों में भी हम क्या कर सकते हैं? इनका बहुत बड़ा योगदान हम ले सकते हैं। उसके बाद क्या? पर्यावरण का संतुलन, ठीक है। तो पर्यावरण का संतुलन की अगर बात कीजिएगा तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, अर्थात कि पर्यावरण के अंदर गैसों के आदान प्रदान, ठीक है, वायुमंडल के बारे में आपका आदान प्रदान, इन सभी के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये 5 फैक्ट हो गए जिनके कारण हमें जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी हो जाता है। अब बात आती है कि अगर हमने समझ लिया कि जैव विविधता का संरक्षण करना इतना ही जरूरी है, तो बात यह आती है कि फिर इनका संरक्षण हम कर कैसे सकते हैं। जब संरक्षण करना जरूरी है तो संरक्षण तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संरक्षण का तो चलेगा काम नहीं। तो बात यह आती है कि हम संरक्षण इनका कर कैसे सकते हैं। तो जरा देखते हैं संरक्षण करने के तरीके, ठीक है। तो संरक्षण करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। जैव विविधता के संरक्षण करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके मतलब सीधे शब्दों में बात करें तो हम लोग सीधे शब्दों में कहें कि हमारी सोच के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? संरक्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि संरक्षण को अपने सोच के आधार पर बांटने का क्या मतलब? सोच के आधार पर कभी तो नहीं सोचा कि बांटना पड़ेगा। तो दरअसल इसमें सोच के आधार पर ही बांटा जाता है। मतलब क्या? उनकी उपलब्धि, उनकी सोच, आपके क्या समझते हैं इनको, कि आपका संरक्षण करना आपके लिए कैसे जरूरी है, उनके आधार पर हम 3 भागों में से बांट सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि सोच और समझ के आधार पर हम किन 3 भागों में से बांट सकते हैं, ठीक है। तो आदमी की सोच जो होती है वो 3 तरह की हो सकती है। कैसी हो सकती है भाई? कि किसी भी काम करने की पहली सोच तो उनके पास ये हो सकती है संकीर्ण। कैसी सोच हो सकती है? संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब नैरो थिंकिंग। क्या होता है? नैरो थिंकिंग। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने फायदे की जिक्र करना, तो वह संकीर्ण हो गया। एक संकीर्ण मानसिकता वाला होता है। एक होता है व्यापक सोच वाली बात, मतलब सभी को फायदा हो, सार्वजनिक फायदा हो, तो व्यापक सोच की बात होती है।
तो देखिए दो तरह का सोच हो गया, संकीर्ण एक व्यापक, और एक सोच क्या होता है कि आपका विचार एक होता है कि नैतिक, एक विचार क्या होती है नैतिक। बातों को सोचने का, समझने का या कोई भी काम करने का आपका तीन तरीका हो सकता है। एक ही बात को आप संकीर्ण मानसिकता से सोच सकते हैं सिर्फ अपने फायदों को लेकर, एक सोच सकते हैं कि व्यापक, व्यापक मतलब देखेंगे कि भाई सबको फायदा हो, ये अच्छी चीज है, सबको बेनिफिट होना चाहिए। और एक होता है आपका नैतिक, नैतिक का मतलब कि आपको क्या होना चाहिए कि नैतिक विचारधारा मतलब क्या कि कोई भी जीव, कोई भी आपका स्पीसीज है तो उनके लिए हमें आध्यात्मिक रूप में किसी चीजों को सोचते हैं, तो वो कौन सी विचारधारा हमारी नैतिक है। अब इन तीन विचारधाराओं के आधार पर हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। पहला नंबर अगर बात करें हम लोग संकीर्णता के आधार पे, तो संकीर्णता का मतलब क्या हो जाएगा कि जब आपकी सोच छोटी हो, जब आपकी सोच क्या हो छोटी हो, सोच छोटी हो। अब छोटी सोच का मतलब क्या, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब आप क्या करते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरे मानव की बात हो रही है। मानव जब अपने हित को देखेगा तो कहेगा भाई कि देखो हमें क्या चाहिए, हमें वायुमंडल से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जिससे हम जिंदा रहते हैं, तो भाई ऑक्सीजन तो जरूरी है, तो हमें वायु का संरक्षण, वायु मतलब किसी भी तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन है ये सोचना पड़ेगा। अब ये सोचने के लिए आप कहेंगे कि पौधा जितना ज्यादा लग जाए वायुमंडल में उतना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, ये हमारे लिए फायदा है। तो ये क्या करेंगे कि आप अपना फायदा देखेंगे, दूसरे को मारेंगे गोली, दूसरे को करेंगे साइड, आप सिर्फ अपना फायदा यहां पर देख रहे हैं। आप कहेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन देगा, पौधा देगा। इसलिए हमें पौधे को संरक्षण करना चाहिए और पौधे की हो सके तो नई नई से नई प्रजाति हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर का। दूसरा नंबर आप कहेंगे कि नहीं भाई हमको भोजन के लिए भी चावल चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, तो इन सभी के लिए हमें अनाज की खेती करनी पड़ेगी, मतलब अनाज वाले छोटे छोटे पौधे को भी संरक्षित करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या करेंगे आप, अन्य पौधे का संरक्षण करेंगे, पौधों का संरक्षण करेंगे, करेंगे ना जी। उसके बाद कहेंगे कि ये तो ठीक है, हम थोड़ा सा मांसाहारी भी है, क्या है भाई मांसाहारी, तो मांसाहारी है, तो मांसाहारी के लिए हमें शाकाहारी जीव चाहिए जिसे हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए बकरी हो गया, है ना जी। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, अगर छोटे में देखा जाए तो कुक्कुट पालन में मुर्गा वगैरह हो गया, तो इन सभी का आप यूज करते हैं। तो आप कहेंगे कि ये जीव भी अगर बचा रहे, इनके भी खाने के लिए अगर व्यवस्था होता रहे तो हमारा क्या होगा, हमारा काम दाम चलता रहेगा। तो उस कंडीशन में इस छोटे छोटे शाकाहारी जीवों को भी आप क्या करेंगे, फायदा पहुंचाना चाहेंगे कि शाकाहारी का भी क्या रहे, उनकी भी प्रजाति नष्ट नहीं हो। तो जरा देखिए कि आपकी संकीर्ण मानसिकता होने के बावजूद भी आपने शाकाहारी को सेव कर दिया, आपने पेड़ पौधों को भी सेव कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, छोटे छोटे पौधों को भी आपने बचाया क्योंकि इनसे आपको चावल दाल रोटी ये सारी चीजें प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब मानव एक अपनी संकीर्ण मानसिकता की वजह से भी इतने चीजों का संरक्षण कर सकता है। ठीक है, अगर संकीर्ण मानसिकता से सोचे तो। ठीक है, अब थोड़ी देखिए कि अगर मान लीजिए एक मानव की सोच अगर व्यापक हो जाए, मानव की सोच कैसी हो जाए, व्यापक हो जाए, तो ये कैसे सोचेगा, ये कहेगा कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करें, पौधे की सेवन करें, पौधों को बचाएं, क्या कि ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए जरूरी है, तो सभी जीव के बारे में सोच रहे हैं, यानी सिर्फ अपना नहीं बाकी अन्य जीवों के बारे में ही सोच रहे हैं, तो इनकी व्यापक सोच हो गई। तो यहां पे हो गया आपका पौधों को बचाना। दूसरे नंबर आगे देखेंगे तो कहेंगे भाई क्या कि अन्य जीवों के लिए वायुमंडल की आपकी सुरक्षा हो गई, संतुलन बना रह गया, लेकिन अन्य जीवों के बीच में भी संतुलन बना रहे, तो उनके लिए आप शाकाहारी जीवों का संतुलन बनाए रखेंगे, मांसाहारी जीवों का संतुलन बनाएंगे कि ताकि क्या कहेंगे कि इन सभी के बीच में संतुलन बना रहेगा तो यह धरती सुरक्षित रहेगी। पूरे पर्यावरण संतुलन के बारे में बात सोचेंगे क्योंकि पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा तब जाके पूरे धरती पे सामंजस्य बैठेगा। तो व्यापक सोच के कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन सभी में आप संरक्षण करने की सोचेंगे।
तो ये क्या हो गई आपकी व्यापक सोच हो गई, यानी व्यापकता के आधार पे आप जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं। बात आती है कि आखिरी कि अगर सोच आपका नैतिक विचार वाला है, अगर आप नैतिक विचारधारा से सोचते हैं, तब आपके संरक्षण की विचारधारा क्या होगी कि देखिए जितने भी जीव है वह सभी के सभी सजीव होते हैं और सजीव को हमें मारने का कोई हक नहीं है। सजीव अपनी जिंदगी से स्वयं जीते हैं, खुद से जन्म लिया खुद मरेंगे। तो उस कंडीशन में यह सजीवों की आपकी जिंदगी जो होगी यह आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी जो विचारधारा लग रही है वह कौन सी विचारधारा है, तो नैतिक धारा लग रही है। नैतिक विचारधारा अर्थात की मॉडल थिंकिंग यहाँ पर लग रही है। क्लियर है? तो इस आधार पे देख सकते हैं, नैतिक विचारधारा के आधार पे, व्यापक आधार पे या संकीर्णता के आधार पे, इन तीनों आधार पे जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे संरक्षण करने के उपाय कौन कौन से हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया कि 3 तरह से हम कर सकते हैं, मतलब विचारधारा के आधार पर हम 3 प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्लास में कुछ आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।